हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम वैभव। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में एक इंपॉर्टेंट मैटर पे जजमेंट दिया था, जो कि मैटर था आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता क्या है, जजमेंट में क्या आया, इसकी हिस्ट्री क्या रही, ये सब अब हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री जानने के लिए हमें 2017 में जाना पड़ेगा, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी थे। तो उन्होंने बिल में इस स्कीम के बारे में बात करी थी। उन्होंने कहा था कि हम इस मनी बिल में दो प्रपोजल्स लेकर आए हैं। पहला प्रपोजल, अगर कोई इंसान या कोई बिजनेसमैन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी को फंड देना चाहती है, तो अगर वो 2000 तक का फंड देना चाहती है तो वो बाय कैश दे सकते हैं, और अगर 2000 से ज्यादा वो फंड देना चाहते हैं तो उसको इलेक्टोरल मींस के द्वारा ही दिया जाएगा। इलेक्टोरल मींस मतलब या तो आप बाय चेक दो या आप बाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो। ये हमारे मनी बिल में बताया गया था। सी, पॉलिटिकल पार्टी काम कैसे करती है, उसको फंड की जरूरत होती है। फंड कौन देता है? हम जैसे लोग या कोई बिजनेसमैन, इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, वो पार्टीज को फंड देते हैं। अब पहले क्या होता था, 2017 से पहले ये फंड सिर्फ और सिर्फ कैश में दिए जाते थे। कैश में देने का मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कौन कितना कैश दे रहा है, कहां से आ रहा है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब इससे क्या होता था, इससे चांसेस थे कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए 2017 में ये प्रपोजल्स लाए गए। अब 2018 में आते हैं हम, तो 2018 में इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को अब भारत में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बात आती है कि कौन आपको जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड देना चाहते हो, किसको दोगे? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को। इस स्कीम में बोला गया था कोई भी व्यक्ति, इंस्टीट्यूशन अगर फंड देना चाहता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फंड नहीं दे सकते हो। दूसरी इसमें बात करी गई थी कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हम गोपनीय रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये हमारा 2018 में डिस्कस हुआ था, डिक्लेयर की गई थी। अब बात करते हैं ये स्कीम काम कैसे करती है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी को फंड देना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के थ्रू ही दे सकता है। यानी कि अगर आपको फंड देना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप एसबीआई ब्रांच में जाएंगे, वहां पर कैश लेकर जाएंगे, कैश लेकर जाओगे, एसबीआई आपको एक एनवेलप देगी, उस एनवेलप को आप फिल करो और बैंक को कैश दे दो। जब आप बैंक को कैश दे दोगे, बैंक उस एनवेलप पे अपना सील लगाकर आपको रिटर्न में वो एनवेलप दे देगी। आप फिर उस एनवेलप को अपने मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे और वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देंगे। फिर बात आती है, जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड दे दोगे तो पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना टाइम है उस बॉन्ड से कैश निकालने के लिए। तो टाइम दिया गया था 15 डेज, कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप चाहते हो उससे इलेक्टोरल बॉन्ड से कैश निकालना, तो आपके पास सिर्फ 15 दिन ही हैं। अब बात आती है विंडोज कब खुलते हैं, यानी कि ऐसा तो था नहीं पूरे साल में 12 महीने ये सुविधा अवेलेबल थी, नहीं। इसके लिए आपको जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, इन 4 महीने में ही ये विंडोज ओपन होती थी और एसबीआई ब्रांच में आप चले जाओ। बात आती है एसबीआई की सारी ब्रांचेस में अवेलेबल थी ये स्कीम? नहीं, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चुनिंदा ब्रांचेस में ये अवेलेबल करा रखी थी स्कीम। अब जब ये स्कीम आ गई तो उसकी आलोचना भी की गई, क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। किन ग्राउंड्स पे क्रिटिसिज्म हुआ, आओ हम वो देखते हैं। पहला था राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जिस इंसान ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसको, उसकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा गया था, राइट। तो अगर मैं इलेक्शन के टाइम में एज अ डोनर चाहता हूं कि भाई मेरी पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैं वोट दे रहा हूं, मैं पहले ये जानना चाहता हूं उसको फंड कहां से आए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दी जाती थी। पहले पॉइंट, ये पहला क्रिटिसिज्म इस पॉइंट पे किया गया। दूसरा, रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू गवर्नमेंट। किन किन इंस्टीट्यूशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिटिकल पार्टी को फंड रेज किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एसबीआई के पास थी।
अगर वो डॉक्यूमेंट्स एसबीआई के पास हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास हैं। तो एक चांसेस ये हो सकती थी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो उन डॉक्यूमेंट्स को, उन इंफॉर्मेशन को मिसयूज कहीं ना कहीं कर सकती है। तीसरा कंसेप्ट क्रिटिसिज्म का था, शैल कंपनी। अब बात आती है शैल कंपनी क्या होती है। शैल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो इनएक्टिव होती है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इलीगल मनी को उस पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचाना है जिसके पास वो पहुंचाना चाहती है। तो इससे चांसेस हो जाते हैं कि शैल कंपनी और मार्केट में आएंगी। अब जब ये सारा क्रिटिसिज्म सब कुछ हो गया, कोर्ट में केस गया। अब बात आती है कोर्ट में केस कौन लेके गया, कितनी पेटिशंस लगी? 4 पेटिशनर्स थे। पहले एडीआर, दूसरे सीपीआईएम, तीसरे कांग्रेस लीडर जया ठाकुर एंड चौथे सपंदन बिस्वाल। आर्गुमेंट्स क्या हुए भाई? दोनों पार्टीज जब गए तो गवर्नमेंट भी आर्गुमेंट करेगी अपने फेवर में, पेटिशनर्स भी आर्गुमेंट करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेटिशनर्स ने किन किन पॉइंट पर आर्गुमेंट्स करें। पहला पॉइंट था राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, यानी कि अगर डोनर उसकी आइडेंटिटी मैं जानना चाहता हूं, सपोज मैं वोटर हूं, इलेक्शन टाइम आ गया, इलेक्शन टाइम आने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि XYZ नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको फंड कहां से आए हैं, बट वो फंड तो वो डिस्क्लोज करेंगे नहीं, ना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे उनको फंड्स किसने दिया है। तो पेटिशनर ने इस पॉइंट पे अपना एक पॉइंट रखा। दूसरा ट्रांसपेरेंसी। इन सारे सिस्टम का वर्क जो था, ट्रांसपेरेंसी तो थी नहीं, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हो तो किस बात की ट्रांसपेरेंसी? ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा फेवर द डोनर। अब ये बहुत ऑब्वियस है, जो डोनर पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे रहा है तो क्या गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेवर नहीं करेगी? देयर इज अ हाई चांसेस टू फेवर सच डोनर। इस पॉइंट पे भी आर्गुमेंट किया गया। तीसरा आता है पर्पस। पर्पस कैसे? आपने ये सारी स्कीम लाए, अब हमको ये तो नहीं पता जो फंड रेज हुए हैं, जिस डोनर ने आपको फंड दिया है, क्या वो आपने फंड इलेक्शन में यूज करे हैं या नहीं, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। ये 4 पॉइंट्स, और भी 1-2 थे, बट ये 4 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जिन पे आर्ग्यूमेंट्स हुए। गवर्नमेंट ने अपने फेवर में क्या कहा? गवर्नमेंट ने पहला लिया फेवर अपना राइट टू प्रिवेसी। उन्होंने बोला कि राइट टू प्रिवेसी है, अगर हम चाहते हैं कि किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो तो हम उस इंसान का, उस डोनर का फंडामेंटल राइट है कि वो उसकी राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज ना हो। दूसरा, टू स्टॉप ब्लैक मनी। गवर्नमेंट चाहती है कि हम ये स्कीम इसलिए लेकर आए थे जिससे कि मार्केट में जो ब्लैक मनी है वो वहीं की वहीं रुक जाए, वो खत्म हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, वो जजमेंट में बात करेंगे। तीसरा, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, कि गवर्नमेंट ने अपना ओपिनियन दिया, अपना एक आर्गुमेंट दिया कि हम ये स्कीम इसलिए लेकर आए जिससे इंडिया में ट्रांसपेरेंसी आ जाए। तो ये 3 और 4 पॉइंट थे जो आर्गुमेंट्स में डिस्कस हुए थे। अब बात आती है जजमेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट रखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो आप छुपा रहे हो ये वॉयलेट कर रहे हो, यानी फंडामेंटल राइट है आम नागरिकों का आर्टिकल 19(1)(a) में, कि उसको ये अधिकार है कि आपको जो फंड मिले हैं कहां से मिले हैं हमें वो इंफॉर्मेशन दी जाए। बट इस स्कीम में तो ऐसा कुछ प्रोविजन था नहीं, उन्होंने तो स्कीम में बोल रखा था हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आप राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन कर रहे हैं। दूसरा, क्विड प्रो क्यो। अब बात आती है ये क्विड प्रो क्या है। गवर्नमेंट ने इस पॉइंट में बोला कि जो डोनर जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना फंड लेके गई है तो वो कहीं ना कहीं उस डोनर को फेवर करेगी। ऑब्वियस है, कैसे फेवर कर सकती है? कोई स्कीम बनाकर, कोई अगर बड़ा बिजनेसमैन फंड लेकर गया तो उसका फेवर कैसे हो सकता है कि उसके फेवर में कोई स्कीम बना दी जाए, कोई पॉलिसी बना दी जाए। ठीक। तीसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो स्कीम है ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं प्रोवाइड करा सकती। दूसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन को लेड किया और बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि जो गवर्नमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव और जो उसका डिसीजन था क्या वो सेम था। गवर्नमेंट ने पहले बोला कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं,
तो क्या ट्रांसपेरेंसी आई? नहीं आई। तो गवर्नमेंट ने इन 3-4 पॉइंट पे अपना जजमेंट सुनाया। अब गवर्नमेंट ने खाली जजमेंट ही नहीं सुनाया, डायरेक्शंस भी इशूड करी हैं। क्या डायरेक्शन इशू करी है? पहली डायरेक्शन थी कि एसबीआई को बोला गया है कि आज से, यानी जब वो जजमेंट पास हुआ है तब से, अब आप कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू नहीं करोगे। ठीक। और सेकंड पॉइंट बोला गया सबमिट डिटेल्स टू ईसीआई बाय 6 मार्च। बोला गया है कि अब एसबीआई 6 मार्च तक आपके पास जितनी भी डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन उन डिटेल्स को वेबसाइट पे अपलोड करेगी बाय 30 मार्च। एंड फोर्थ, रिटर्न मनी। जब ये जजमेंट आया तो कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसे होंगे जो अभी एनकैश्ड नहीं हुए, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं निकाले, तो जिन्होंने पैसे नहीं निकाले उनके पैसे एसबीआई वापस उनके अकाउंट में या उन इंसानों को वापस कर दे। अब ये सब हमने पढ़ लिया, हिस्ट्री, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, क्या जजमेंट आया, बट ये भी इंपॉर्टेंट है केस का नाम। तो केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, कितने जजेस की थी, कौन कौन जजेस थे। तो पहले अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, सेकंड जस्टिस संजीव खन्ना, तीसरे जस्टिस जेबी पार्डीवाला, फोर्थ जस्टिस मनोज मिश्रा, फिफ्थ जस्टिस बीआर गवई। तो ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी और इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। किसी का कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू।